दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे देश की आधी आबादी से राजनीतिक दलों द्वारा लगातार किए जा रहे छल की। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण के जरिए नारी सशक्तिकरण की बात सभी दल करते हैं, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने का मौका आता है तो कन्नी काट लेते हैं। आधी आबादी के हिस्से बमुश्किल 10 से 15% तक टिकट ही आती हैं। उनमें भी ज्यादातर पर कब्जा राजनीतिक परिवारों से आने वाली महिलाओं और सेलिब्रिटी माने जाने वाली महिलाओं का रहता है। आम परिवारों से आने वाली राजनीतिक कार्यकर्ताएं भी अक्सर ठगी सी महसूस करती हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भारी सस्पेंस के बीच नए संसद भवन में हुए विशेष सत्र में राजनीतिक महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करते वक्त कैसे लंबे चौड़े वायदे किए गए थे, लेकिन उनकी कलई इन लोकसभा चुनावों में खुल गई है। वायदा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का था, लेकिन लोकसभा चुनावों में 5वें चरण तक उन्हें टिकट देने का प्रतिशत 12 पर ही पहुंच पाया है। बेशक संसद द्वारा पारित विधेयक में 33% महिला आरक्षण लागू करने की कोई तारीख तय नहीं, लेकिन उसके बाद हो रहे पहले लोकसभा चुनाव में उस दिशा में ईमानदार पहल की कोशिश तो दिखनी ही चाहिए थी। वह विधेयक पारित होने के बाद पिछले साल के अंत में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से भी राजनीतिक दलों की कथनी करनी में भारी अंतर देखा था। फिर भी उम्मीद थी कि जिस संसद ने महिला आरक्षण पर मुहर लगाई है, उसके चुनाव में टिकट वितरण के समय तो उस दिशा में कुछ गंभीरता दिखेगी। नाउम्मीदी का आलम यह है कि पहले 2 चरणों के संपन्न मतदान में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत मात्र 8 रहा। तीसरे चरण में यह प्रतिशत 9 तक पहुंचा और चौथे चरण में 10 तक। 5वें चरण में यह प्रतिशत 12 पर पहुंचता नजर आता है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस रफ्तार से मतदान के 7वें यानी अंतिम चरण तक यह प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा 15 तक पहुंच सकता है। क्या देश की लगभग 50% आबादी से यह धोखा ही नहीं है? आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि इस रफ्तार से देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिलने में कितना समय लगेगा। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों के लिए मतदान में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 135 ही महिलाएं थीं। दूसरे चरण में 89 सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल 1198 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से मात्र 100 महिलाएं थीं। तीसरे चरण में कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या 123 और प्रतिशत 9 रहा, जबकि चौथे चरण में उनकी संख्या 170 और प्रतिशत 10 रहा। 5वें चरण में प्रतिशत किसी तरह 12 पर पहुंच गया है। सवाल है कि वचनबद्धता 33% की और अमल की ईमानदारी 15% की भी नहीं। यह वैचारिक बेईमानी नहीं तो और क्या है? देश की आधी आबादी को वोट बैंक मात्र मानने की मानसिकता से राजनीतिक दल कब उभरेंगे? कारण तो हमारे राजनीतिक दल ही बेहतर जानते होंगे, पर उनकी कंजूसी के चलते आधी आबादी को उनकी जायज हिस्सेदारी बहुत जल्दी और आसानी से मिलने के आसार नहीं दिखते। माना कि अभी तक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% हिस्सेदारी की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, पर क्या राजनीति में वैचारिक वचनबद्धता और नैतिक ईमानदारी का कोई अर्थ नहीं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में बहस के दौरान और उसके बाद बाहर भी कमोबेश सभी दलों ने कहा कि महिलाओं को उनकी अरसे से लंबित राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। फिर उन्हें टिकट देने में ऐसी हीला हवाली क्यों? क्या इसलिए कि अभी तक संगठन में भी महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में नहीं लाया गया है? यह भी राजनीतिक दलों की कथनी करनी में बड़े फर्क पर बहुत बड़ी टिप्पणी है। जो राजनीतिक दल संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी नहीं दे सकते, वे संसद और विधानसभाओं में वास्तव में दे देंगे? यह दिवा स्वप्न ज्यादा लगता है। यह भी शेष राजनीतिक दलों पर बेहद तल्ख टिप्पणी है कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ही देश में एकमात्र ऐसा दल है जो महिलाओं को 33% टिकट देने की अपनी वचनबद्धता पर हर चुनाव में ईमानदारी से अमल भी करता है। दोहरे मापदंडों वाली हमारी राजनीति के सिक्के का यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि महिला प्रतिनिधित्व के नाम पर टिकट पाने वाली महिलाएं भी आम परिवारों से नहीं, राजनीतिक परिवारों से आती हैं या फिर सेलिब्रिटी मानी जाती है। इसी लोकसभा चुनाव में टिकट पाने में सफल महिला उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि पर नजर डालने फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी
क्या सेलिब्रिटी होने के चलते ही तीसरी बार मथुरा से चुनाव नहीं लड़ रही? नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को क्या सुषमा स्वराज की बेटी होने के कारण ही टिकट नहीं मिला? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की दो बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। पंजाब के बठिंडा से फिर चुनाव लड़ रही हरसिमरत कौर बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। तो हरियाणा के अंबाला से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया निवर्तमान लोकसभा के दिवंगत सदस्य रतनलाल कटारिया की पत्नी है। महाराष्ट्र में सूची बहुत लंबी बन सकती है। युवाओं को आगे लाने का सवाल हो या फिर महिलाओं को, लगता ही नहीं कि हमारे राजनीतिक दल अपने नेताओं के परिवार से बाहर झांकने की जहमत भी उठाते हैं। बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी हैं, जबकि उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रही उनकी भाभी सुनेत्रा बागी भतीजे एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं। बीड़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार पंकजा मुंडे पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी और दिवंगत भाजपा दिग्गज प्रमोद महाजन की भतीजी हैं। वैसे बीड़ से निवर्तमान भाजपा सांसद प्रीतम मुंडे भी पंकजा की बहन है। सोलापुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणीति शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। इस बार भाजपा टिकट पर लड़ रही अमरावती की चर्चित सांसद नवनीत राणा भी 3 बार के निर्दलीय विधायक रवि राणा की पत्नी है। रावेर से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रही रक्षा उन दिग्गज राजनेता एकनाथ खड़से की पुत्रवधू हैं, जो फिलहाल एनसीपी के एमएलसी हैं पर जल्द ही भाजपा में लौटने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी यवतमाल वाशिम से निवर्तमान सांसद हेमंत पाटिल की पत्नी राजश्री पाटिल को टिकट दिया है। दिंदौरी से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर भारती पवार भी पूर्व मंत्री एटी पवार के पुत्रवधू हैं। अन्य दल और राज्य भी इस मामले में अपवाद नहीं है। आधी आबादी के प्रति राजनीतिक दलों का यह रवैया तब और भी निराशाजनक लगता है जब निवर्तमान लोकसभा में ही सबसे ज्यादा 78 महिलाओं ने निर्वाचित होने का रिकॉर्ड बनाया हो और मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों को लगातार पीछे छोड़ रही हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।